नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से मैं जीवन सर जीवंत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम जो है रेक्टेंगल पर परिचर्चा कर रहे थे। आयत की विशेषताओं को हमने बताया, आयत के अंदर क्या होता है उसके विषय में हमने बताया। आज की क्लास में दोस्तों हम स्क्वायर पर डिस्कस करेंगे। इससे जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आता है, बेसिक क्वेश्चन जो आता है टेट के एग्ज़ाम में, सुपर टेट के एग्ज़ाम में, सी टेट के एग्ज़ाम में, इसके अलावा वनडे एग्ज़ाम्स जो जैसे CHSL है, SSC का, CGL है और बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जहां पर बेसिक क्वेश्चन पुटअप होता है, तो आपको काफ़ी सुविधा हो जाएगी। मेरी ये क्लास जो है, ये वीडियो देखने के बाद बेसिक क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। तो सारे क्वेश्चन पे आज हम डिस्कस करेंगे जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, और एक आइडिया भी आपको हो जाएगा। जब आपका स्क्वायर के अंदर क्या होता है अच्छे से समझ जाएंगे तो उस पर न्यूमेरिकल भी हम आसानी से कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर दोस्तों, स्क्वायर क्या है? यह एक प्रकार से आयत ही है जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। यहाँ पर यदि हम आयत की लंबाई और चौड़ाई को बराबर कर देते हैं तो आयत को हम दोस्तों स्क्वायर कहते हैं। आयत की लंबाई चौड़ाई बराबर कर देने पर आयत को दोस्तों हम लोग स्क्वायर कहते हैं। इसका मतलब L बराबर 1 कर दिए, B बराबर 1 कर दिए। यदि L बराबर B बराबर A हो जाए तो आयत ही वर्ग हो जाता है। आयत की लंबाई चौड़ाई बराबर होने पर आयत ही वर्ग कहलाता है। आपको याद रखना है, समतल रेखीय आकृति है, ये 2 डायमेंशनल शेप में आता है। तो आपको याद रखना है कि आयत की लंबाई चौड़ाई बराबर होने पर वर्ग कहलाता है। अब शीर्षों के कोण समकोण होते हैं। शीर्षों के कोण समकोण होते हैं। इसके पहले भी मैंने आयत में बताया है कि आयत के शीर्षों के कोण समकोण होते हैं। तो यहाँ भी शीर्षों के कोण समकोण होते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या देखा दोस्तों? जब हमने ये संगत भुजाएं BC और CD, करेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं BC और CD, इनको हमने बराबर कर दिया तो इसकी चारों भुजाएं बराबर हो गई। तो यहाँ सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। आयत में भी तो यहाँ भी सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होंगी। चूंकि L और B के मान बराबर हो गए तो अब चारों भुजाएं इसकी बराबर हो गई। तो आपको याद रखना है कि आयत की लंबाई चौड़ाई बराबर होने पर वर्ग कहलाता है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और शीर्षों के कोण, वर्टिसेस पे जो इसके एंगल्स बनते हैं, ये 90 डिग्री के होते हैं, अर्थात समकोण होते हैं। आइए इसकी अब विशेषता पे हम परिचर्चा कर लेते हैं दोस्तों। पहली विशेषता जो आपको आयत में हमने बताया है, वही विशेषता यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है। जो स्क्वायर है इसके भी विकर्ण बराबर होते हैं। जैसे आयत के विकर्ण बराबर होते हैं वैसे स्क्वायर के विकर्ण बराबर होते हैं। अगर इसकी सभी भुजाएं ये मानेंगे तो ये भुजा का स्क्वायर हो गया। ये विकर्ण AC जितना होगा उतना विकर्ण BD होगा। डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD। तो यहाँ पर AC इक्वल टू BD हम लिखेंगे दोस्तों। तो स्क्वायर के विकर्ण बराबर होते हैं, याद रखिएगा आप। और इसके शीर्षों के कोण समकोण होते हैं। आयत में भी शीर्षों के कोण समकोण होते हैं, मैंने बताया था। तो वर्ग के भी शीर्षों के कोण समकोण होते हैं, आयत के भी शीर्षों के कोण समकोण होते हैं। वर्ग के विकर्ण बराबर हैं, आयत के भी विकर्ण बराबर थे। आयत ही लंबाई चौड़ाई बराबर होने पर वर्ग कहलाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए एक समकोण त्रिभुज फॉर्म हो रहा है। ये जो है BCD। अब ये अगर A है, ये भी भुजा A है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कह सकते हैं कि कर्ण का वर्ग जो हाइपोटेनस इसका है BD वर्ग इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों BC वर्ग और प्लस CD वर्ग।
वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे बी डी वर्ग, तो बी सी ए वर्ग और सी डी भी ए वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर बी डी वर्ग हो गया 2a वर्ग। दोस्तों यहाँ बी डी की माप अगर हम निकालना चाहें तो बी डी बराबर ये ए वर्ग का वर्गमूल लेंगे तो a हो जाएगा और 2 का √2। तो ये बी डी का मान दोस्तों हमने निकाला a√2। ये बी डी डायगोनल है इस आयत का, सॉरी इस स्क्वायर का। तो अब इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं ए सी बराबर बी डी बराबर, दोस्तों क्या निकाला हमने a√2। तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है उसकी लेंथ हो गई a√2। ए क्या है, साइड या भुजा का मान है स्क्वायर के। तो दोस्तों अब आपको याद रखना है, पहली ही प्रॉपर्टी मैंने बताया कि आयत के जैसे विकर्ण बराबर होते हैं वैसे यहाँ भी वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और वर्ग के विकर्ण की माप होती है भुजा √2। दोस्तों दूसरी प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है वर्ग की, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है दोस्तों। जैसे हमने आयत में बताया था कि आयत के विकर्ण जहां काटते हैं वहां से शीर्षों की दूरियां बराबर होती हैं, अर्थात आयत के विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु से शीर्षों की दूरियां बराबर होती है। ठीक उसी प्रकार से वर्ग के विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु से शीर्षों की दूरियां बराबर होती हैं। तो यहाँ पे वर्ग काट रहे हैं तो यहाँ भी ये हमने वर्ग बनाया है, शीर्षों के कोण समकोण होंगे, याद रखना है। तो यहाँ से जितनी डिस्टेंस OA होगी उतनी ही डिस्टेंस OB होगी, वही OC और वही OD। इसका मतलब अब आपको क्या याद रखना है कि वर्ग के विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु से शीर्षों की दूरियां बराबर होती हैं। ये प्रॉपर्टी मैंने आयत में भी बताया है। तो वर्ग के विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु से शीर्षों की दूरियां बराबर होती हैं, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। प्रश्न लगाने में इसकी भूमिका हमको बाद में समझ में आएगी, अभी कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। और तीसरी प्रॉपर्टी इसकी दोस्तों क्या याद रखनी है, वर्ग के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वर्ग के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाता रहता है, तो आप याद रखेंगे वर्ग के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये विकर्ण जहां काटते हैं AC और BD, ये समकोण यहां बनता है। इसका मतलब कोण AOB और कोण ये BOC, फिर कोण COD और कोण AOD, ये चारों कोण दोस्तों समकोण होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो अब आपको ये प्रॉपर्टी याद रखना है कि वर्ग के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का आशय ये हुआ कि यहाँ से OA की लेंथ जितनी होगी वही OC की होगी। AC विकर्ण पे चल रहे OA और OC बराबर होंगे, प्रत्येक कह सकते हैं AC का आधा हुआ। जब दोनों बराबर हो गए जिसमें 2 भाग हो गए, प्रत्येक भाग आधा हो गया। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ OB बराबर हम लिखेंगे OD और प्रत्येक हम कहेंगे BD का आधा होगा। तो अभी इसके पहले हमने बताया कि विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु से शीर्षों की दूरियां बराबर होती है। उसका रीजन यह था कि ये विकर्ण बराबर होते हैं वर्ग के, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये चारों मान बराबर हो जाएंगे, OA OB OC OD। तो वर्ग के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठिए, नोट करते चलेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं लिख नहीं सकता, बस आपको समझना है। कॉपी पेन लेके बैठिए, जो बोले उसको लिख लीजिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2-3 बार बोल देता हूं। तो वर्ग के विकर्ण जो है समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये मैंने थर्ड प्रॉपर्टी बताई। दोस्तों चौथी प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, वर्ग का प्रत्येक विकर्ण उसे 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देता है। जैसे वहां पर हमने पढ़ा था आयत में, उसी प्रकार से दोस्तों वर्ग में भी पढ़ना है कि वर्ग का प्रत्येक विकर्ण 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देता है। जैसे यहाँ पर अगर इसका हमने ये विकर्ण खींच दिया वर्ग का,
चारों भुजाएं बराबर होंगी दोस्तों, तो इसका हमने विकर्ण खींच दिया, तो ये विकर्ण क्या करेगा, इसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देगा। इसका मतलब जितना क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का होगा उतना ही क्षेत्रफल दोस्तों ए डी सी का होगा। ए डी सी का, ये जो त्रिभुज बना इसका जितना क्षेत्रफल होगा दोस्तों उतना ही क्षेत्रफल इस त्रिभुज का भी होगा, ये जो बन रहा है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि ए बी सी का क्षेत्रफल और ए डी सी के क्षेत्रफल बराबर होंगे। ये कह सकते हैं कि प्रत्येक हो जाएगा, जब दोनों बराबर हुए तो ये वर्ग के क्षेत्रफल के आधे हो गए प्रत्येक। तो क्षेत्रफल वर्ग ए बी सी डी कह सकते हैं। तो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि वर्ग का विकर्ण उसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देता है। यह इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई दोस्तों। अगली प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है, वर्ग का अंतःवृत्त कैसे खींचते हैं और परिघ वृत्त कैसे खींचते हैं। जो वर्ग का इनर सर्किल होता है, सर्कम सर्किल होता है, वो कैसे खींचते हैं, जैसे मैंने रेक्टेंगल में बताया वैसे यहाँ भी करते हैं, समझिएगा। ये दोस्तों हमने वर्ग बना दिया, यहाँ पर हमने स्क्वायर बना दिया दोस्तों। इसका नामिनेशन कर देते हैं, नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी। एक दोस्तों ये स्क्वायर हो गया। इसके शीर्षों के कोण दोस्तों समकोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। वर्ग के शीर्षों कोण समकोण होते हैं, आयत के भी शीर्षों कोण समकोण होते हैं। दोस्तों अगर हम इसका परिगत वृत्त खींचेंगे तो विकर्ण को व्यास मानेंगे। जैसे हमने आयत में विकर्ण को व्यास माना था वैसे ही वर्ग में विकर्ण को व्यास मानेंगे। तो अब आपको यह समझ लेना है कि यहाँ से वर्ग के विकर्णों प्रतिच्छेद बिंदु से शीर्षों की दूरियां बराबर होती हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। तो जो परिघ वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, ये r बराबर ये विकर्ण का आधा, पूरे विकर्ण का ये आधा हुआ, तो विकर्ण बटा 2। आइए परिघ वृत्त खींच देते हैं। विकर्ण को हमने व्यास पूरा माना है तो ये त्रिज्या लेके एक वृत्त खींच दिए, ये इसका परिगत वृत्त हो गया दोस्तों, जो कि चारों शीर्षों से होकर जाएगा। तो वर्ग का परिगत वृत्त जो होता है उसकी त्रिज्या विकर्ण की आधी होती है। दोस्तों एकदम याद रखिएगा, अभी विकर्ण वर्ग का हमने लिखा था, वर्ग का विकर्ण ए भुजा का अगर वर्ग है तो इसका विकर्ण ए भुजा वाले वर्ग का विकर्ण जो होता है, जैसे हमें बी डी विकर्ण है, ए सी विकर्ण है, तो ये भुजा रूट 2 होता है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, बी डी बटा 2, तो इसे हम लिखेंगे भुजा रूट 2, बी डी भुजा रूट 2 और बटे 2 कर दिए। दोस्तों रूट ए अपान ए का मान 1 अपान रूट ए होगा रेशनलाइजेशन करने पर। तो इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 अपान 2 को 1 अपान रूट 2 लिख सकते हैं इंटू ए, तो ए बटा रूट 2। तो वर्ग के परिगत वृत्त की त्रिज्या इंपॉर्टेंट हो गई जिसे आप याद रखेंगे। वर्ग के परिगत वृत्त की त्रिज्या r बराबर ए बटा रूट 2। ये दोस्तों आप याद रखेंगे, किसी वर्ग के परिगत वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, a बटा रूट 2 होती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है वर्ग की त्रिज्या देके, वर्ग की भुजा देके परिगत वृत्त की त्रिज्या पूछ देता है, तो आप निकाल के बता सकते हैं a बटा रूट 2 यहाँ पे हो गई वर्ग के परिगत वृत्त की त्रिज्या। अब इस दोस्तों परिगत वृत्त का अगर हमें क्षेत्रफल देना है तो परिगत वृत्त का क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे, परिगत वृत्त का क्षेत्रफल ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर ए अपान रूट 2 कर देंगे, ए अपान रूट 2 का स्क्वायर कर दिए, तो ये दोस्तों हो जाएगा पाई ए स्क्वायर रूट 2 का वर्ग 4। तो दोस्तों अब आपको याद क्या रखना है, परिगत वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई ए स्क्वायर बटा 4। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। परिगत वृत्त की त्रिज्या ए बटा रूट 2, परिगत वृत्त का क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर बटा 4। भुजा मालूम होने पर यहाँ पे परिगत वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं वर्ग के। तो वर्ग के परिगत वृत्त की त्रिज्या भी हमने बताया, वर्ग के परिगत वृत्त का क्षेत्रफल भी बताया। परिगत वृत्त खींचते कैसे हैं, विकर्ण को व्यास मानकर वर्ग के परिगत वृत्त खींचते हैं। अब इसी प्रकार से दोस्तों वर्ग का अंतःवृत्त कैसे, वर्ग का अंतःवृत्त कैसे हम बनाते हैं, हम उस पर परिचर्चा कर लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में।
यहां पर दोस्तों हमने एक वर्ग बना दिया, ABCD। वर्ग का अंतःवृत्त खींचने के लिए दोस्तों भुजा को व्यास मानते हैं, परिघवृत्त खींचने के लिए विकर्ण को व्यास मानते हैं, और अंतःवृत्त खींचने के लिए भुजा को व्यास मानते हैं। याद रखना है आपको एकदम याद रखना है इस तथ्य को। किसे व्यास मानेंगे? भुजा को। ये भुजा ही है, ये भुजा ही है। तो भुजा को अगर हम व्यास मानकर वृत्त खींच देंगे तो ये वर्ग का अंतःवृत्त होता है दोस्तों। इसका मतलब ये जो अंतःवृत्त है इसका जो व्यास है ये वर्ग की भुजा की ही लंबाई है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो अंतःवृत्त का व्यास वही होगा जो वर्ग की भुजा होगी। तो इसका मतलब जो त्रिज्या हो जाएगी अंतःवृत्त की वो भुजा की आधी हो जाएगी दोस्तों। तो वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या भुजा की आधी हो गई A/2। अर्थात वर्ग की अगर भुजा मालूम है तो उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या भुजा की आधी होती है। इसे आपको याद रखना है। अब दोस्तों अगर अंतःवृत्त का क्षेत्रफल देना है, ये अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, तो इनर सर्किल जो है इसका क्षेत्रफल अगर देना है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। πr का मान A/2 का वर्ग दोस्तों, और A/2 का वर्ग हो जाएगा पाई A का वर्ग A², 2 का 4। यह अंतःवृत्त का क्षेत्रफल πa²/4 हो गया। तो दोस्तों अंतःवृत्त की त्रिज्या A/2, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल πa²/4, ये दोनों फार्मूले आप याद रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वर्ग के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है वो मैंने बताया, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है वो मैंने बताया। आइए जो है अंतःवृत्त के क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या में क्या अनुपात होता है, प्रतियोगी परीक्षा में इससे क्वेश्चन आता है, उसको हम देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आप समझिएगा दोस्तों, यहां पर हमने एक स्क्वायर बना दिया, छोटा सा हमारा बोर्ड है, आप लोगों से जुड़े हैं, फ्यूचर आपका इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, आपके लिए काम करते हैं, देश के युवाओं के लिए हम वर्क कर रहे हैं, उनका जहां तक हित हो सकता है उसके लिए हम लगे हुए हैं। आप हमेशा जुड़े रहिए हमारे चैनल से, आपको बेस्ट आइडियाज़ देंगे और बहुत ही उपयोगी क्लास मेरी आपके लिए साबित होगी। दोस्तों यहाँ पर हमने ये स्क्वायर बना दिया, अब इसका अंतःवृत्त हम कैसे खींचेंगे? अगर मैंने बताया इसकी भुजाएं हमने ले लिया, समान भुजाएं होती हैं वर्ग की, चारों भुजाएं समान होती हैं, तो ये भुजा को दोस्तों व्यास मानकर हम इसका अंतःवृत्त खींचते हैं। अभी मैंने इसकी प्रॉपर्टी बताई, और ये विकर्ण को व्यास मानकर दोस्तों इसका परिवृत्त खींचते हैं। यह परिवृत्त है, वर्ग का परिवृत्त। दोस्तों ये वर्ग का परिवृत्त हमने खींचा है, ये परिवृत्त है, परिवृत्त सर्कम सर्किल। और दोस्तों ये जो अंदर है ये अंतःवृत्त है, अंतःवृत्त है। दोस्तों आपको भी मैंने बताया था कि परिवृत्त की त्रिज्या जो होती है A/√2 होती है, और अंतःवृत्त की त्रिज्या A/2। ये दोनों फैक्ट आप याद रखेंगे तो दोनों का रेशियो जब हम बनाएंगे कैपिटल R/r, तो आप देखिए A/√2 फिर A/2, A से A कट जाएगा दोस्तों, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√2। ये परिवृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात आ गया दोस्तों। यहाँ लिख देते हैं परिवृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात हुआ 2√2। इसका दोस्तों अगर हम रेशनलाइजेशन करेंगे 2/√2 को, तो मैंने अभी बताया था कभी भी कहीं भी A/√A हो तो उसे हम 1 मिनट यहाँ परिमेयीकरण करके दिखा देते हैं दोस्तों। यहाँ √2/√2 कर देंगे तो आप देखिए 2 से 2 कट जाएगा, √2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा √2/1। तो इसका हमने परिमेयीकरण किया ऊपर नीचे √2 का गुणा करके, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों √2 रेशियो √1। ये वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या
परिवृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात हुआ 2√2। प्रतियोगी परीक्षा में पूछ सकता है, या इसी को हम सिंप्लीफाई करके ये लिख दिए। आप चाहें तो इसमें √2 का गुणा कर देंगे इसी रेशियो में, यही याद रखिएगा। तो √2 का इसमें गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, और यहाँ 1 में गुणा करेंगे √2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से वर्ग के अंतःवृत्त परिवृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात हुआ √2:1। प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो आप बता सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार परिवृत्त के क्षेत्रफल और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल की बात हम कर लेते हैं, उसमें क्या रेशियो होता है। तो वर्ग का परिवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, अभी मैंने बताया था परिवृत्त का क्षेत्रफल ये होता है πa² और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल πa² होता है। तो दोनों को इसको हम दोस्तों a1 से लिख दें और इसको a2 से लिख दें, तो दोनों का अगर हम रेशियो बनाएंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ध्यान समझिएगा। a1/a2 तो ये πa²/2 फिर बटा πa²/4 माने πa²/2 πa²/4, ये कट गया दोस्तों। 4 आपका ऊपर चला गया, 2 नीचे, तो यहाँ 2 से डिवीजन कर देंगे 2:1। तो ये a1 परिगत वृत्त का क्षेत्रफल है, a2 अंतःवृत्त का क्षेत्रफल है, दोनों का अनुपात 2:1 आ गया। तो इसे आप याद रखेंगे कि वर्ग के परिगत वृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात हमें क्या मिला दोस्तों, 2:1। किसी वर्ग के परिगत वृत्त और उसके अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात हो गया 2:1। इसका मतलब अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा उसका ठीक दूना होगा परिगत वृत्त का क्षेत्रफल। अंदर जो अंतःवृत्त है, इनर सर्किल है, अगर उसका क्षेत्रफल 20 वर्ग सेमी है तो यह जो आउटर सर्किल है इसका, जिसको हम बोलते हैं सर्कम सर्किल, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 20 दूना 40 वर्ग सेमी। अंदर 20 होगा तो बाहर 40 होगा। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे वर्ग के परिगत वृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 2:1 और वर्ग के परिगत वृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात अभी मैंने बताया था। तो परिगत वृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात भी आप याद रखेंगे। मैंने बताया आपको परिगत वृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात जो है 1/√2 √2/1। ये दोस्तों आप याद रखेंगे। और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कुछ और फैक्ट जो वर्ग में हैं। हम वर्ग के पर चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। वर्ग के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला देने पर, याद रखिएगा दोस्तों, कोई वर्ग अगर स्क्वायर है, इसके भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दे, जैसे AB का मध्य बिंदु P मान लिए, BC का Q मान लिए, CD का R मान लीजिए, AD का S, तो वर्ग के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर वर्ग ही बनता है। जैसे अगर ABCD वर्ग है तो जब भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिए, PQRS बना दिया, तो ये भी वर्ग होता है। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। सिमिलरिटी में इसके विषय में डिस्कस करेंगे। वर्ग के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर हमेशा वर्ग बनता है। वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनता है, वर्ग बनता है। तो ये प्रॉपर्टी भी आप याद रखेंगे दोस्तों। और दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये दोस्तों हमने एक वर्ग बना दिया, इसकी भुजा हमने A माना, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसकी भुजा हमने A मान लिया। अब दोस्तों इसका क्षेत्रफल अगर हम लिखे A1 से तो भुजा वर्ग हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा वर्ग, भुजा का स्क्वायर होता है। सब लोग याद रखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा वर्ग होता है। तो दोस्तों वर्ग का भुजा वर्ग इसलिए होता है कि संगत भुजाओं का गुणनफल होता है। जैसे आयत में होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, वैसे यहाँ a कर देंगे तो a² हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसे आपको याद रखना है कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा वर्ग होता है। अब दोस्तों अगर इसका हम विकर्ण बना दिए इस वर्ग का, और विकर्ण इसका हो जाएगा भुजा √2, और इस विकर्ण पर ही हमने वर्ग बना दिया। अब देखिए एक वर्ग और हम बना रहे हैं दोस्तों, जो कि इसके विकर्ण पर हमने बना दिया। यहाँ पर एक वर्ग हमने डेवलप किया इसके विकर्ण पर, और ये वर्ग जो है, यह विकर्ण को भुजा मानकर हमने बना दिया।
तो ये है a√2 हो जाएगा, इसकी भुजा a√2 हो गई, a√2 हो गई। अब इसका क्षेत्रफल अगर a2 से लिखें दोस्तों तो a√2 का वर्ग हो जाएगा, और a√2 का वर्ग दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल 2a वर्ग। अब दोनों के अनुपात बनाएं, जो परिगत वृत्त है, सॉरी जो विकर्ण पर वर्ग बना है इसका हम बनाएं क्षेत्रफल ले लें, और जो पहले वाला वर्ग है उसका क्षेत्रफल ले लें, दोनों का अनुपात बनाएं तो विकर्ण पर जो वर्ग बना है उसका क्षेत्रफल है 2a², और जो मूल हमारा पहले वाला वर्ग था उसका क्षेत्रफल a², दोनों कटा दिए तो 2/1। इसका मतलब यह है कि जो विकर्ण पर वर्ग बना है उसका क्षेत्रफल दूना है जो पहले वर्ग था उसका। इसका मतलब a2 जो है वह 2a1 है। इसका मतलब वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात 2:1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ देखिए दोस्तों, वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग इसका और ये वर्ग जो पहले था उसके क्षेत्रफल का अनुपात 2:1 हुआ। तो वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात 2:1 होता है। आप एकदम इस तथ्य को याद रखेंगे क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में टेट के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। टेट में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, और क्वाड्रिलेटरल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेट या स्टेट और सी टेट के लिए, तो आप याद रखेंगे। दोस्तों जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बताया था अभी कि वर्ग के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, पहले हमने बताया था, ये भी इंपॉर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये प्रॉपर्टी जो वर्ग के विकर्ण जो होते हैं ये समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये प्रॉपर्टी जो है दोस्तों आप याद रखिएगा। यहाँ समकोण भी बनता है, यहाँ समद्विभाजित भी करते हैं, OA OC बराबर होते हैं, OB और OD बराबर होते हैं। तो ये भी प्रॉपर्टी जो है पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में, इसे भी याद रखेंगे दोस्तों। अब दोस्तों कुछ बात कर लेते हैं प्रमुख सूत्रों की। तो वर्ग का आपको दोस्तों एक और प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगा, उसको याद रखिएगा, प्रतियोगी परीक्षा वहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है, प्रत्येक वर्ग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है, लेकिन प्रत्येक समचतुर्भुज वर्ग नहीं होता है। क्या प्रॉपर्टी है, याद रखेंगे कि प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है, प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज है, लेकिन प्रत्येक समचतुर्भुज वर्ग नहीं है। प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है लेकिन प्रत्येक समचतुर्भुज वर्ग नहीं होता है। तो ये प्रॉपर्टी भी आप याद रखेंगे। और दोस्तों फार्मूलों की बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रमुख सूत्र हैं। तो अभी मैंने कुछ सूत्र आपको बता भी दिए हैं। पहला सूत्र हमने बताया, अगर ये वर्ग है, चारों भुजाएं इसकी बराबर हैं, शीर्षों के कोण इसके समकोण होंगे, विकर्ण इसके बराबर होंगे, विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु से शीर्षों की दूरियां बराबर होंगी, विकर्ण को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त परिगत वृत्त होगा, भुजा को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त अंतःवृत्त होगा, परिगत वृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात 2:1 होता है, सॉरी परिगत वृत्त अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात होता है √2:1, और परिगत वृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है 2:1 होता है। अब दोस्तों हमें क्या और याद रखना है, वर्ग का क्षेत्रफल, पहला सूत्र जो आपको याद रखना है, पहला वर्ग का क्षेत्रफल, ये मैंने बताया भुजा वर्ग, A बराबर A वर्ग, ये एक सूत्र ये हुआ। दूसरा फार्मूला क्या याद रखना है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा वर्ग होता है, और वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप चारों भुजाओं का योग। तो आप यहाँ देख रहे हैं ए 4 बार जोड़ेंगे तो 4A हो जाएगा। तो पेरीमीटर P = 4A, A इज द साइड ऑफ स्क्वायर, तो वर्ग का परिमाप होता है 4A। फिर दोस्तों ये आपका क्षेत्रफल हुआ, ये परिमाप हुआ। और जो तीसरा फार्मूला हमें याद रखना है दोस्तों, वह वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण जो होता है, वर्ग का विकर्ण वह भुजा √2 होता है। इसका मतलब डायगोनल D बराबर A√2 होता है, ये आपको याद रखना है। तो एक फार्मूला ये वर्ग का क्षेत्रफल भुजा वर्ग, दूसरा वर्ग का परिमाप 4A, वर्ग का विकर्ण भुजा √2। बहुत सारी प्रॉपर्टी हम आपको बता रहे हैं, छोटी छोटी प्रॉपर्टी, क्वेश्चन लगाना आपके लिए आसान हो जाएगा प्रतियोगी परीक्षा। वर्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्रतियोगी परीक्षा में इससे क्वेश्चन बनता है, तो आप अच्छे से जब पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, कर लेंगे दोस्तों। कुछ और प्रॉपर्टी पे हम डिस्कस कर लेते हैं।
आइए देखिए कुछ और प्रॉपर्टी आपको बताते हैं। जैसे हम दो वर्ग अगर ले लिए दोस्तों, एक वर्ग हमारा ये ABCD है, ABCD, और दूसरा वर्ग हमारा दोस्तों यहाँ पर एक वर्ग हमने और यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है, यहाँ पर PQRS। दोस्तों पहले वाले वर्ग की साइड को हमने A1 से दिखाया और दूसरे वाले वर्ग की साइड्स को हमने A2 से दिखाया। यहाँ पर दोस्तों पहला वर्ग है ABCD, दूसरा वर्ग है PQRS, दो स्क्वायर हमने लिए हैं। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा, इसको हमने A1 से लिखा A1 स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा A2 स्क्वायर। तो दोस्तों दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का जब हम रेशियो बनाएंगे, पहले वर्ग और दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, तो दोस्तों यहाँ आप देखिए A1 वर्ग अपान A2 वर्ग, 60 में इसको लिख सकते हैं A1 अपान A2 का होल वर्ग, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है तो ये पूरे का होल वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या स्पष्ट हुआ दोस्तों कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात होता है। संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है या संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात होता है। तो अब दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात होता है। कभी कभी दो वर्ग दे देता है, उनकी भुजा का अनुपात दे देता है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है तो हम निकाल लेंगे, या क्षेत्रफल का अनुपात दे देता है, भुजा का अनुपात दोनों वर्गों के पूछ देता है, तब भी निकाल सकते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे दोस्तों कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात होता है। और दूसरा जो फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों, अगर दो वर्ग हैं इसी प्रकार से, पहला वर्ग है दोस्तों ABCD, दूसरा है PQRS, तो पहले वर्ग का अगर हम परिमाप लिखेंगे दोस्तों तो 4A1, वर्ग का परिमाप 4A होता है। इसी प्रकार दूसरे का परिमाप लिखेंगे तो 4A2। तो दोस्तों दोनों वर्गों के परिमापों का अनुपात P1 बटा P2 लिखेंगे, तो आप देखिए 4A1 और 4A2 लिखेंगे, ये 4 से 4 कट गया, A1 बटा A2, तो P1 और P2 का अनुपात वही हुआ जो इनकी भुजा का अनुपात है। तो दो वर्गों के परिमापों का अनुपात जो होता है, इनके पेरीमीटर का जो रेशियो होता है, इनके साइड्स के रेशियो का ही रेशियो होता है, सॉरी, जो इनके पेरीमीटर का रेशियो होता है वह वही होता है जो इनके साइड का रेशियो होता है। तो दो वर्गों के परिमापों का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो ये दूसरा फैक्ट आप याद रखेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में परिमाप का अनुपात कभी कभी पूछ देता है, भुजा का अनुपात देख के या भुजा का अनुपात देख के परिमाप का अनुपात पूछ देता है। तो परिमाप देख के भुजा भी पूछ सकता है, भुजा देख के परिमाप भी पूछ सकता है, दोनों पूछ सकता है, तो आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगर डायगोनल की हम बात कर लें तो इसका डायगोनल हमने मान लिया, पहले वाले वर्ग की भुजा ये है तो इसका डायगोनल हो जाएगा √2A1, और दूसरे का डायगोनल हम लोग दोस्तों मान लें D2, तो इसका हो जाएगा √2A2, क्योंकि वर्ग का डायगोनल होता है भुजा √2। तो दोस्तों दोनों के डायगोनल का अनुपात अगर हम बनाएंगे तो यहाँ से D1 बटा D2 बराबर, तो आप देखिए पहले का डायगोनल क्या हो गया दोस्तों √2A1, दूसरे का डायगोनल हो गया √2, ये √2 है दोस्तों, √2A2, तो यहाँ से ये कट गया A1 अपान A2। तो यहाँ भी डायगोनल का अनुपात भुजा का अनुपात के बराबर हो गया। तो इसके पहले हमने लिखा था P1 अपान P2 भी A1 अपान A2 था। तो क्या हमको यहाँ से रिजल्ट मिला, जो P1 अपान P2 होगा वही अनुपात D1 अपान D2 होगा, और यह होगा A1 अपान A2। तो जो परिमाप का अनुपात होगा वही विकर्ण का अनुपात होगा और भुजा का अनुपात के बराबर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हमारे साथ बने रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को हमारी वीडियो शेयर करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट को आप जोड़िए जो है, ताकि सभी स्टूडेंट प्रतियोगी परीक्षा में हमारी क्लास का लाभ उठा सके, और क्लास ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी आपके लिए भी और भी प्रतियोगी छात्रों के लिए। हम आपके लिए काम कर रहे हैं, तो जुड़े रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। धन्यवाद।